हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म कैलकुलस क्लासेज। क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो एक रिवीजन क्लासेज है, हम उस रिवीजन क्लासेज पर डिस्कस कर रहे हैं। ये केवल एक रिवीजन क्लास है। बात है थ्योरेटिकली जो डेस्क्रिप्टिव क्लासेज है वो आपको जल्द ही अवेलेबल हो जाएंगी हमारे चैनल पर। तो अभी 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स इन क्लासेज को देखेंगे उनके लिए बहुत ही माइलस्टोन साबित होने वाला है। माइलस्टोन समझ रहे होंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये साबित होने वाला है ये हमारी क्लासेज। आपको 56 में से 50 प्लस नंबर दिलाने की या 50 प्लस नंबर मिलने की गारंटी यहाँ से आपको हम देंगे, क्योंकि हम उस बेस पे आपको स्टडी करा रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, उस पैटर्न के बेस पे हम आपको टीचिंग करा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जो बात की वो हमने यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन तक की बात की थी, पीपीएम पीपीबी। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी होगा आज का हमारा जो टॉपिक होंगे। वो कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आज का हमारा टॉपिक होगा एक तो सोल्यूबिलिटी, विलेयता। एक तो हमारा टॉपिक होगा विलेयता। दूसरा हमारा टॉपिक होने वाला है वाष्प दाब। दूसरा हमारा क्या टॉपिक होने वाला है? वाष्प दाब, वेपोर प्रेशर। हम इन दो टॉपिकों की, और फिर यदि टाइम बचेगा तो हम स्थिर क्वाथी सरणी देख लेंगे। फिर आपका एक टॉपिक बचेगा इंपॉर्टेंट, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या आनुषंगिक गुणधर्म है उनके बारे में। इनके बारे में ही हम डिस्कस करते हैं। सोल्यूबिलिटी या वेपोर प्रेशर, दोनों के बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहा हूं मैं विलेयता। देखिए, विलेयता की यदि मैं बात करूं कि विलेयता का मीन्स हो गया, आप किसी सॉल्वेंट में या विलायक में कोई विलेय आप डिजोल्व कर रहे हो, उसे मिला रहे हो। ये सपोज आपका एक, इसमें कोई भी सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्वेंट है, आपने इसमें कोई भी क्या ऐड किया? आपने सोल्यूट ऐड किया, ठीक है। आपका सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्वेंट में आपने सोल्यूट ऐड किया। तो सोल्यूट ऐड करने पर अब बात ये है, ये इसमें डिजोल्व हो रहा है, मतलब विलेय हो रहा है। हमें कह रहे मैक्सिमम कितना विलेय हो सकता है, अधिकतम जो विलेय होगा उसी को हम क्या कह रहे हैं? विलेयता कह रहे हैं। जो अधिकतम विलेय होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? विलेयता। तो देखिए, विलेयता की डेफिनेशन क्या हो गई आपकी? विलेयता की डेफिनेशन जो हो गई आपकी वो क्या है? इधर देखिए, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित इतनी बात तो हमने कंसंट्रेशन में भी की थी कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित। वहां पे बात थी विलेय की मात्रा, और यहाँ पे है विलेय की अधिकतम मात्रा। इस वर्ड को ध्यान में रखना कि कंसंट्रेशन में ये अधिकतम नहीं आता है, विलेयता में ये अधिकतम आता है। तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को विलेयता कहते हैं।
ये बात आपको समझ आ गई होगी कि निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। इसको हम जो डिनोट करने वाले हैं वो डिनोट करेंगे हम लोग एस से। डिनोट किससे करने वाले हम लोग? एस। एस का मीन्स सोल्यूबिलिटी। अब हमारे सिलेबस में दो टाइप की विलेयता है। टाइप की विलेयता है दो टाइप। एक है ठोस की द्रव में विलेयता, एक है गैस की द्रव में विलेयता। तो हमारे सिलेबस में कितने टाइप की है? दो टाइप की हमारे सिलेबस में विलेयता है। ठीक है। हमारे सिलेबस में कितने टाइप की विलेयता है? दो टाइप की विलेयता है। एक विलेयता क्या है आपकी? एक विलेयता है ठोस की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता। दूसरा है गैस की द्रव में विलेयता। देखिए, ठोस की द्रव में विलेयता का क्या मीन्स कि आप किसी ठोस विलेय को, कोई भी ठोस आपका सॉलिड सोल्यूट है, जैसे चीनी है, नमक है, इसे आप किसी द्रव में विलय कर रहे हो। द्रव का मीन्स लिक्विड है, जैसे वो पानी में आप डिजोल्व कर रहे हो, वो आपकी क्या हो गई? ठोस की द्रव में विलेयता हो। अब इस विलेयता को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, जो प्रभावित करने वाले कारक है, हम उनकी बात करने वाले। इधर देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इसमें प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर्स अफेक्टिंग, ठीक है ना? जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। देखिए, आप यदि को पानी में घोल रहे हो, पहली बात तो ये कि आपने क्या किया, चीनी को पानी में घोला। आपने क्या किया? चीनी को पानी में घोला। आपने चीनी को क्या किया? पानी में घोला। तो हम उसकी बात कर रहे हैं कि आप जब आप चीनी को पानी में घोलोगे तो वो इजीली घुल जाएगी। चीनी को पानी में घोलोगे तो वो इजीली क्या हो जाएगा? घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप चीनी को, एक्सक्यूज मी 1 मिनट, थोड़ी देर के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो जैसे आपने चीनी को पानी में मिला, चीनी पानी में आसानी से जाएगी। लेकिन यदि आप चीनी को में मिला रहे हो तेल में, ऑयल में, यदि आप इसको डिजोल्व कर रहे हो, चीनी को आप किस में डिजोल्व कर रहे हो? आप चीनी को ऑयल में डिजोल्व कर रहे हो। ठीक है। ऑयल में जब आप इसको डिजोल्व करोगे, ऑयल में जब आप इसको डिजोल्व करोगे तो क्या होगा? ये आसानी से डिजोल्व नहीं होगी, मतलब ये बिल्कुल ही डिजोल्व नहीं होगी। तो चीनी को जब जल में घोलोगे तो इजीली डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन जब चीनी को आप तेल में घोलोगे तो वो डिजोल्व नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब इसका कैसे समझिए हम इसको कि आखिर ये डिजोल्व क्यों नहीं हो रहा? तो आप ध्यान दीजिए, जो आपकी एक बात होती है कि समान समान को बोलता है।
बचपन में पढ़ा है संगत का असर सब जगह होता है। एक सड़ा सेव चारों तरफ की अच्छे सेवों को खराब कर देता है। वैसे ही यहाँ पर है कि संगति का बड़ा असर है। अपने जैसे को हम फ्रेंड बनाते हैं, हम अपने जैसे को फ्रेंड बनाते हैं। जो गाली निकालता हूँ अपने जैसी, वो भी फ्रेंड है अपना। या फिर नहीं, पढ़ने वाला जो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है, वो बैक बेंचर को फ्रेंड नहीं बनाता। बैक बेंचर अलग होते हैं। मैं भी एक बेंचर रहा हूँ। तो बात यह है कि संगति का असर यहाँ भी है। चीनी जल में विलय हो जाती है, जबकि चीनी तेल में विलय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि समान समान को गोलता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं। तो फर्स्ट फैक्टर आपका क्या है? फर्स्ट फैक्टर है आपका विलय विलायक की प्रकृति। विलय विलायक की प्रकृति का मीन्स क्या है? समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ठीक है, कहने का मीन्स जैसे चीनी है वो जल में आसानी से घुल जाती है, लेकिन जो आपकी कपूर होती है, क्या होती है? कपूर, ये जल में नहीं घुलती है। कपूर जल में नहीं घुलती है। तो ये समान समान को घोलेगा तो चीनी जल में विलय हो जाती है। और समान समान का मीन्स भी क्या हो गया? ध्यान दीजिए, अकार्बनिक अकार्बनिक में घुलेंगे और कार्बनिक कार्बनिक में घुलेंगे। अकार्बनिक अकार्बनिक में घुलेंगे और कार्बनिक कार्बनिक में घुलेंगे। ये दूसरी बात करूं मैं कि ध्रुवीय, दो चीजें, ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेंगे। जैसे पोलर जो आपके सोलवेंट होते हैं, पोलर सोल्यूट और पोलर सोलवेंट के म्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, म्यू क्या होता है आपका? द्विध्रुव आघूर्ण। फिजिक्स में अलग से डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री में अलग से करते हैं। तो ध्रुवीय ध्रुवीय में और अध्रुवीय अध्रुवीय में। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया कि विलय विलायक की प्रकृति, कि समान समान को बोलता है ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में, या कार्बनिक विलय कार्बनिक विलायकों में, और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में। आई मीन्स अकार्बनिक में और कार्बनिक कार्बनिक में विलय आसानी से होंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, क्या बताया? एग्जाम्पल बताया, चीनी को अपन जल में डिजोल्व कर रहे हो और कपूर को आप जल में डिजोल्व नहीं कर सकते। दो चीजें हैं, ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना। अब हम दूसरे फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर है आपका, हम उस सेकंड फैक्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला फैक्टर आपने देख लिया, दूसरा फैक्टर देखिए। दूसरा फैक्टर है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव देखिए, गर्मियों के दिनों में जब हम नींबू पानी बनाते हैं, तो होता क्या है, नींबू पानी बनाते टाइम घर वाले बोलते हैं कि यार ठंडे पानी में चीनी मत घोलो, आप ठंडे पानी में मत घोलो, बर्फ के पानी में चीनी जल्दी नहीं घुलेगी, मेहनत करनी होगी आपको वहाँ पे। तो हम क्या करते थे, गर्म पानी या जो आपका सामान्य पानी होता था, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होता था, उसमें आप चीनी डिजोल्व करते थे, बाद में आप बर्फ ऐड करते थे, आइस। ठीक है, यही बात यहाँ पे है कि ताप का प्रभाव क्या है। तो देखिए, ताप का प्रभाव क्या है, ये अभिक्रिया की प्रकृति पे निर्भर करेगा। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन। डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ रिएक्शन, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? अभिक्रिया की प्रकृति पर। अभिक्रिया की प्रकृति से क्या मतलब है कि अभिक्रिया टेम्परेचर के बेस पे टू टाइप की होती है। एक होती है ऊष्मा शोषी,
ऊष्माशोषी, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको, एंडोथर्मिक। एक क्या होती है, ऊष्माक्षेपी। एक एंडोथर्मिक हो गया, एक आपका एक्सोथर्मिक हो गया। ऊष्मा शोषी की बात करें, नाम में ही है, ऊष्मा का शोषण करे, ऊष्मा को एब्जॉर्ब करे। तो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा तो बात आपको टेम्परेचर देना होगा। जैसे मान लीजिए कि बर्तन लिया मैंने, क्या लिया, ये बर्तन लिया, बर्तन में भरा, बर्तन में मैंने क्या किया, भरा, क्या भरा, पानी भरा, क्या भरा मैंने, ये पानी, इसमें डाला, क्या डाला, में डाला, क्या डाला भाई, चीनी डाली अपन ने, क्या डाली, चीनी, और नीचे लगा दी आग, नीचे क्या लगा दी, आग। जैसे ही आग लगेगी पानी होगा गर्म, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और चीनी आसानी से क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। चीनी क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी आसानी से। कहने का मीन्स जो ऊष्मा शोषी रिएक्शन है, जो क्या है, ऊष्मा शोषी रिएक्शन, इनका ताप इंक्रीज करेंगे, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। जैसे चीनी को पानी में, आप गर्म पानी में यदि डिजोल्व करोगे तो वो क्या होगा, इजीली डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन ठंडे पानी में यदि डिजोल्व करोगे तो इजीली नहीं होगी, आपको हिलाना पड़ेगा उसको, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे हिलाना पड़ेगा। जब तक चीनी को नहीं हिलाओगे तब तक वो घुलेगी नहीं। दूसरी बात, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छिपी, अरे ऊष्मा दे रहा है, ऊष्मा निकाल रहा है, ऊष्मा क्या निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है वो। ऊष्मा छिपी एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो उत्सर्जित करेगा तो अपन इसका क्या करेंगे, ये तो खुद ही वही कह रहा है, देखिए खुद कह रहा है मेरे से ले लो, ये रिएक्शन खुद कह रही है मेरे से ले लो, क्या ले लो भाई, ऊष्मा ले लो, क्या ले लो, ऊष्मा। क्यों, क्योंकि मैं ऊष्मा दे के कम ताप पर स्थायी होना चाहता हूँ। रिएक्शन में यार ऊष्मा छिपी हूं, मेरा काम ही ऊष्मा देने का है, तो ऊष्मा दे के करना क्या चाहता है, ताप कम करना चाहता है। तो ताप कम होगा तो विलेयता क्या होगी, विलेयता होगी अधिक। ताप कम होगा तो विलेयता क्या होगी, अधिक। ताप का प्रभाव समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है आपका, दाब का प्रभाव। देखिए दाब के प्रभाव को आप समझिए, दाब का प्रभाव क्या है, क्या आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। सॉलिड है, कंप्रेस नहीं होता है, कंप्रेसिबिलिटी एब्सेंट होती है उसमें। संपीड़ियता, हिंदी में बात करें संपीड़ियता। तो दाब का प्रभाव ना ठोस पे होता है ना द्रव पे होता है, इसलिए ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। ठोस तथा द्रव दोनों ही दाब से अपरिवर्तित होते हैं। ये क्या कहा, ठोस तथा द्रव दोनों ही दाब से अपरिवर्तित होते हैं, अतः ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। ठोस तथा द्रव दोनों ही क्या होते हैं, दाब से अपरिवर्तित है, कोई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए ठोस की द्रव में विलेयता पर भी दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा है। आ गई होगी बात समझ में। चलिए, अब ये हमारी ठोस की द्रव में विलेयता की बात हो गई खत्म। ठोस की द्रव में विलेयता की बात क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ठोस की द्रव में विलेयता की बात खत्म हो गई, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा गैस की द्रव में विलेयता। क्या है, गैस की द्रव में विलेयता। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपका टॉपिक क्या है, गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता को समझिए आप।
की द्रव में विलेयता, कोई भी गैस है उसको आप द्रव में विलय कर रहे हो। पहली बात तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल बताए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में, जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया था गैस की द्रव में विलेयता। गैस का द्रव में सॉल्यूशन का नेम बताया था ना, क्या सॉल्यूशन? जल में ऑक्सीजन गैस, सही था ना ये? तो देखिए गैस की द्रव में विलेयता, फर्स्ट फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर क्या है भाई? पहला फैक्टर है आपका विलेय विलायक की प्रकृति। विलेय विलायक की फैक्टर सेम है, विलेय विलायक की प्रकृति। तो विलेय विलायक की प्रकृति क्या है? समान समान को घोलेगा। अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में, और ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगी? विलेय होंगी। अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में, और ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में क्या होंगी? विलेय होंगी। ध्यान दीजिए, देखिए गैसों के लिए हम अध्रुवीय और ध्रुवीय शब्द यूज में लेते हैं। अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में विलय होंगी, और ध्रुवीय गैसें इसमें विलय होंगी? ध्रुवीय विलायकों में। दोनों बात समझना, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में, और ध्रुवीय गैसें किस में विलय होंगी? ध्रुवीय विलायकों में विलय होंगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, मैं बात करूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल में विलय नहीं होती है। ऑक्सीजन जल में विलय होती है नहीं होती है, बताओ? ऑक्सीजन जल में विलय होती है नहीं। पहली बात तो ऑक्सीजन क्या है आपकी, पोलर या नॉन पोलर? अध्रुवीय 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 है या ध्रुवीय, बताओ? ऑक्सीजन कैसी होती है आपकी? अध्रुवीय होती है। जल कैसा होता है आपका? भाई जल की स्ट्रक्चर क्या होती है? ओ एच एच। यहाँ पे लोन पेयर होता है, यहाँ पे लोन पेयर होता है। आपको पता है जब आप द्विध्रुव आघूर्ण कैलकुलेट करते हो तो क्या करते थे आप? ये डायरेक्शन इधर हो गई, ये डायरेक्शन इधर हो गई इसकी, ठीक है? ये डायरेक्शन ये हो गई, ये डायरेक्शन ये हो गई, मतलब कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो से ज्यादा है। इसलिए क्या होगा? आपका पोलर होगा, ध्रुवीय होगा। देखिए जल में विलय नहीं होती है। यदि जल में विलय हो जाती तो जलीय जीव श्वसन कैसे करते हैं? नहीं कर पाते वो श्वसन। जल में विलय नहीं होती है, उतनी नहीं होती है जितनी अपन सोच रहे हैं। बट जो ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। रक्त में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की चार चेन होती है, दो बीटा होती है, दो अल्फा होती है, वहां से ये ऑक्सीजन को विलय कर लेता है। तो पहली बात समझ में आ गई होगी। दूसरा प्रभाव, ताप का प्रभाव। देखिए ताप के प्रभाव की सीधी सी बात है, ताप बढ़ाओगे गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ताप जैसे ही आपने ताप बढ़ाया, जैसे ही क्या किया आपने? ताप बढ़ाया। ताप बढ़ाने पे गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा होगी, भागेंगे एक इधर एक इधर एक इधर, और जैसे ही वो टक्कर करेंगे वो बर्तन से ही बाहर चले जाएंगे। अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। समझो, आपने ये बर्तन था, इसके नीचे आग लगा दिया आपने, इसमें ये जल है और इसमें ये एयर के बबल्स हैं। तो आपको पता है कि गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। परम ताप के समानुपाती होगी यार, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ये करे मैं तो जाऊंगी, तो मैं तो जाऊंगी, और ये बाहर चली जाएगी। तो जैसे ही बाहर गई, अरे जब विलय ही नहीं रहा तो विलेयता क्या होगी? कम होगी, विलेयता घट जाएगी। विलेयता क्या होगी? घट जाएगी। समझिए, ताप का प्रभाव क्या है? ताप बढ़ाओगे गैस के अणुओं की
गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगी, वो कहेगी मैं तो जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, बर्तन से बाहर जाऊंगी। तो विलेयता घट जाएगी, क्यों घटी, गैस पात्र से बाहर निष्कासित हो जाएगी। क्लास में याद करा दूंगा मैं आपको, एक एक चीज क्लास में याद करेंगे। तो विलय विलायक की प्रकृति समान समान को घोलेगा, अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में और ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलय हो जाएंगी। तीसरी बात, ताप का प्रभाव हमने देखा यहाँ पे, ताप बढ़ेगा गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गैस के अणु पात्र से बाहर निष्कासित हो जाएंगे और विलेयता घट जाएगी। ये बात हो गई दो प्रभावों की। अब जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे, थर्ड, थर्ड क्या है, ताप का प्रभाव। क्या है, ताप का प्रभाव है। ताप का प्रभाव, ध्यान दीजिए, ताप का प्रभाव बड़ा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आने वाला है। कहाँ से, दाब के प्रभाव से, क्योंकि दाब का प्रभाव एक साइंटिस्ट ने बताया। उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। क्या नाम था उसका, हेनरी। कि गैस की द्रव में जो विलेयता है, उस विलेयता का प्रभाव हेनरी नामक साइंटिस्ट ने बताया। इसलिए जो हेनरी ने कहा, कुछ भी कहा हेनरी ने, हम कहते हैं हेनरी का नियम। अब क्या कहा उसके बारे में तो हमें बात करनी। डिफाइंड बाय हेनरी। अब देखिए हेनरी ने क्या डिफाइन किया। हेनरी ने कहा किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित गैस का आंशिक दाब की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और ये जो इसने मोल भिन्न है, इस मोल भिन्न को किसकी फॉर्म में माना इसने, विलेयता। मोल भिन्न को किसकी फॉर्म में माना इसने, विलेयता। तो इसने एक बात और कही कि दाब समानुपाती विलेयता, क्योंकि दाब देखिए थोड़ा डिटेल में लिख देता हूं, दाब समानुपाती मोल भिन्न, और इसने मोल भिन्न को किसके इक्वल माना इसने, विलेयता के। मोल भिन्न को किसके इक्वल माना इसने, विलेयता के। तो दाब समानुपाती, फिर इसने क्या लिखा, विलेयता। दाब समानुपाती क्या लिखा इसने, विलेयता। दाब को हमने किससे लिखा, पी से। दाब को हमने किससे लिखा, पी से। पी समानुपाती विलेयता को अपन ने किससे लिखा, एक्स। ये मोल भिन्न की फॉर्म में है, तो मोल भिन्न की फॉर्म में है तो मोल भिन्न को हम एक्स से लिखते थे। तो पी समानुपाती एक्स, समानुपात हटाएंगे इक्वल का साइन लगाते हैं और लगाते हैं नियतांक। नियतांक लगाया के एच, नियतांक क्या लगाया, के एच और एक्स का एक्स। तो क्या हो गया, P इक्वल के एच एक्स। के एच क्या है यहाँ पे, हेनरी कांस्टेंट। क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। के एच क्या है, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ से x इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन के एच। एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन के एच। यहाँ से मैंने x मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में होगा। ठीक है,
एक्स इक्वल पी अपॉन के एच। यहाँ से क्या क्या बातें सामने आ रही। पहली बात तो देखिए, इतना शॉर्ट एंड स्वीट आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ से पहली बात क्या हुई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम किया, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से देखिए, यदि के एच इंक्रीज होगा, के एच और एक्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यदि के एच इंक्रीज होगा तो एक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। कहने का मतलब हेनरी नियतांक हेनरी नियतांक यदि बढ़ता है, हेनरी नियतांक बढ़ता है तो विलेयता घट जाती है। हेनरी नियतांक बढ़ता है तो विलेयता घट जाती है। और यदि हेनरी नियतांक घटता है तो विलेयता बढ़ जाती है, विलेयता बढ़ जाती है। समीकरण 1 देखिए, आप इस समीकरण 1 का ग्राफ बना दें हम लोग। समीकरण 1 का क्या बना दें, ग्राफ। तो समीकरण 1 का यदि हम ग्राफ बनाते हैं तो इधर देखिए आप, ग्राफ का मीन्स ये हो गया आपका, ठीक है, ये ग्राफ बात है। ये देखिए आप, P इक्वल के एच एक्स, इसकी आप कंपेरिजन करो इससे, Y इक्वल एम एक्स, वाई इक्वल एम एक्स से कर सकते हैं ना। और y इक्वल एम एक्स आपके स्ट्रेट लाइन का, सीधी लाइन का, सीधी रेखा का ग्राफ होता है। तो देखिए y अक्ष पे क्या है, y अक्ष पे है p, मैंने y अक्ष पे क्या लिखा, p, y अक्ष पे क्या लिखा, p। x अक्ष पे क्या है, x, x का मीन्स मूल भिन्न। स्ट्रेट लाइन, मूल, आपके स्ट्रेट लाइन कहां से स्टार्ट होगी, मूल बिंदु से। ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, क्या हो गई, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो अब देखिए, यदि मैं इसका स्लोप देखता हूं, क्या देखता हूं इसका मैं, स्लोप। तो स्लोप देखिए, ये p है, ये x है। आपको ये स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप के लिए क्या लगाते हैं, टेन थीटा। ये थीटा हो गया आपका, क्या हो गया, अच्छा। टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, p, आधार क्या है, x, p अपॉन x। और देखिए, यहां से p अपॉन x किसके इक्वल आएगा, यदि मैं इसको देखूं, p अपॉन x किसके इक्वल आ रहा है, के एच। p अपॉन x किसके इक्वल आ रहा है, के एच। ये आपका p अपॉन x किसके इक्वल आ गया, के एच। तो इसका जो ढाल आया है, इसका जो स्लोप आया है, वो के एच के इक्वल है, हेनरी नियतांक के इक्वल है। तो मैंने ग्राफीय निरूपण करा दिया आपको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफीय निरूपण है इसका, हेनरी नियम का। ये हेनरी का नियम है। हेनरी नियम क्या है, दाब समानुपाती मोल भिन्न, दाब समानुपाती विलेयता। कहने का मतलब P समानुपाती X, समानुपात हटाया, नियतांक लगाया के एच। के एच क्या है, हेनरी नियतांक है। कंपेरिजन की y इक्वल एम एक्स से, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे को लगता नहीं किसी को प्रॉब्लम होगी। सभी को वेल ओके। एक बार लाइक का सही, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जिससे उन्हें भी प्रॉफिट हो। देखिए, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको केवल शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है, इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाना है, ताकि आपके दोस्त भी मदद प्राप्त कर सके, अच्छे नंबर ला सके, ठीक है। तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम आगे बात करें। ये तो बात हो गई हेनरी नियम की। अब हेनरी नियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, हेनरी नियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए, अब मैं बात करने वाला हूँ हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इसकी बात करने वाला हूं मैं, हेनरी नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की बात करने वाला। तो फर्स्ट बात, ये फर्स्ट बात क्या है, आप सोडा वाटर पीते हो,
कोल्ड ड्रिंक पीते हो? अच्छा, क्यों पीते हो? बात ये क्यों पीते हो? अच्छी लगती है? अच्छी क्यों लगती है? अच्छा तो गन्ने का रस भी होता है। अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि यहाँ पे झंझनाहट, एक करंट टाइप का, एक झंझनाहट हमारी जीभ पे लगता है। झंझनाहट का रीजन क्या है? देखिए, कोल्ड ड्रिंक गर्म तो नहीं पी सकते हम, गर्म पियेंगे तो मजा नहीं आएगा, और मजे के पीछे दुनिया पागल है। तो रीजन क्या है? सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक को जब पैक करते हैं तो उसमें CO2 गैस। देखिए, पहली बात तो कोल्ड ड्रिंक पीना नुकसानदायक क्यों है? बताते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं तो नुकसान करती है। कोल्ड ड्रिंक में वाटर होता है, H2O, और कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस होती है। कोल्ड ड्रिंक को जब पैक करते हैं तो CO2 गैस, ये दोनों मिक्स होके आपका क्या बनाते हैं? H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल एसिड है, तो एसिड तो भाई नुकसान करता ही करता है। एसिड है, दांतों को नष्ट करता है, दांतों का इनामल है उसको नष्ट करता है। ठीक है, तो जब सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक की बोतल को पैक करते हैं, सोडा वाटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल पैक करते समय ताप कम व दाब क्या होता है? अधिक। अब इससे क्या मतलब है? अरे भाई देखिए, एक्स इक्वल क्या होता? P/KH। एक्स इक्वल क्या था? P/KH। यदि P इंक्रीज होगा, P क्या होगा? इंक्रीज, तो एक्स भी क्या होगा? इंक्रीज। और जो CO2 गैस वो फिल कर रहे हैं, वो इजीली आपके कोल्ड ड्रिंक में क्या हो जाएगी? विलय हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए दूसरी बात है एनोक्सिया। एनोक्सिया, एनोक्सिया क्या होता है? बायोलॉजी वाले बताओगे एनोक्सिया क्या होता है? क्या होता है एनोक्सिया? कमेंट करके बताओ मेरे को, देखे एनोक्सिया क्या होता है। हाँ, तो देखिए, दो चीजें हैं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से आप ऊपर जा रहे हो, पृथ्वी से नीचे, दो चीजें हैं, दोनों समझ। पृथ्वी से जब आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाने वाले मतलब पर्वतों पे चढ़ने वाले, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। नीचे समुद्रों में जाने वाले, उन्हें हम क्या बोलते हैं? गोताखोर। हरामखोर नहीं है, गोताखोर है। हरामखोर तो दोस्त होते हैं अपने, ये क्या है? गोताखोर। पर्वतारोही जब ऊपर जाते हैं तो दाब क्या होता है? कम होता है। ऊपर जाने पे दाब क्या होता है? कम। ऊपर जाने पे दाब क्या होता है? कम होता है। ये दाब अधिक होता है, बताओ। अच्छा, ये कैसे पता चला कि दाब कम होता है? देखिए, P इक्वल क्या होता है? F/A। P इक्वल क्या होता है? F/A। और F इक्वल क्या होता है? mg। ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ, mg/a। तो ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण में कमी होगी, तो P में भी कमी होगी। P में भी क्या होगी? कमी। ऊपर जाने पे दाब में होती है कमी। जब दाब में कमी होगी तो X इक्वल P/KH, विलेयता भी क्या होगी? कम होगी। तो जब हम एनोक्सिया की बात समझना, कि जब पर्वतारोही पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं, कि जब पर्वतारोही पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं, तो जब पर्वतारोही पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो दाब कम होने से, दाब कम होने से रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है। जब पर्वतारोही पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो दाब कम होने से रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, जिससे सोचने समझने शक्ति और श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है।
इसे एनोक्सिया कहते हैं। ये क्या कहते हैं? एनोक्सिया। जब पर्वतारोही पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं, दाब कम होने से रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है। जब हमें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हम पागलों की तरह हो जाएंगे, बिल्कुल पागलों की तरह हो जाएंगे हम। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी, ना अच्छी तरह सुन पाएंगे, कानों से ब्लड बहने लगेगा, नाक से ब्लड आने लगेगा। इस कंडीशन को अपन ने क्या कहा? एनोक्सिया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है आपकी, थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, उसे थोड़ा ध्यान दीजिए। थर्ड कंडीशन आपकी बैंड्स। देखिए बैंड्स क्या है? जब गोताखोर जो होते हैं समुद्रों में नीचे जाते हैं, जब नीचे जाते हैं दाब में वृद्धि हो जाते हैं, तो दाब में क्या, दाब में वृद्धि हो तो रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। जब रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक हो जाएगी, तो जैसे ही वो ऊपर आएगा, ध्यान से सुनना, कोई गोताखोर है, पहले नीचे गया, रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता अधिक हो गई, जैसे ही वो ऊपर आएगा तो वो जो अतिरिक्त ऑक्सीजन है वो बुलबुलों के रूप में क्या होगी? बाहर निकलेगी धमनियों से। धमनियों से बाहर निकलेगी तो एक हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, चेस्ट में दर्द होता है, सीने में। उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? बैंड्स कहते हैं। बैंड्स का बचाव क्या है कि जो गोताखोर जाते हैं वो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लेके जाते, वो दूसरा सिलेंडर लेके जाते हैं जिसमें तीन गैस होती है आपकी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम होती। देखिए इधर, जब गोताखोर समुद्र में गहराई में जाते हैं, जब गोताखोर समुद्र में गहराई में जाते हैं तो दाब बढ़ने से रक्त में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है। जब ये पुनः वापस ऊपर आते हैं तो अतिरिक्त ऑक्सीजन, तो अतिरिक्त गैस, तो अतिरिक्त गैस बुलबुलों के रूप में, तो अतिरिक्त गैस बुलबुलों के रूप में धमनियों से, इसे धमनियों से बाहर निष्कासित होने लगती है। इस घटना को बैंड्स कहते हैं। इस घटना को हमने क्या कहा? बैंड्स। अब बैंड्स से बचाव के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह जो सिलेंडर होता है उसमें तीन गैस होती है। सिलेंडर में कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है और हीलियम होती है। किस रेशियो में होती है? 56, 32, 56.2, 32.1 और 11.7, कुछ इस टाइप का होता है। पॉइंट में थोड़ा सा देख लेना पॉइंट का। 56.2, 32.1 ये गैसें होती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। जब ऑक्सीजन कम होगी, सीधी सी बात है, कम विलय होगी, और कम विलय होगी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हेनरी नियम के अनुप्रयोग मैंने आपको करा दिए। हेनरी नियम के अनुप्रयोग के बाद जो बात है वो क्या है? अब बात आने वाली है वाष्प दाब की। इसकी बात आने वाली है वाष्प दाब की। तो 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहोगे क्या? चलिए, 2 मिनट का ब्रेक नहीं, चाय बाद में पियेंगे, पहले क्लास लगेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं वाष्प दाब। नाम है वाष्प दाब, मतलब
वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, मतलब क्या है? वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब। वाष्प किसकी और किसकी वाष्प नहीं? वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या है? वाष्प दाब है। वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब क्या है? वाष्प दाब है आपका। अब उस वाष्प दाब में कौन सा वाष्प दाब है कौन सा नहीं है, उसमें हम बात करें। ठीक है। हाँ देखिए कि आपका कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है। ये आपका इसमें कोई भी सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, जो भी है, ये फिल है। फिल है, नीचे आपने आग लगा दी इसके। जैसे ही आप आग लगाओगे, ये आपने यहाँ पे ढक रखा है इसको, आपने इसको ढक रखा है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही इसकी वेप्योर बनेगी, जैसे ही क्या बनेगी, इसकी वेप्योर बनेगी, तो ये जो वेप्योर है ये क्या करेगी, इसमें चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करेगी। ये चारों तरफ क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी। तो ये प्रेशर जो अप्लाई करेगी, उस प्रेशर को ही हम क्या करेंगे, वाष्प दाब। डेफिनेशन क्या है उसकी बात सुनिए आप। किसी घटक की, घटक का मीन्स द्रव, किसी द्रव की वाष्प द्वारा, किसी द्रव की वाष्प द्वारा पृष्ठ, द्रव के पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर डाला गया दाब, डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। अब इसमें हम एक वर्ड और ऐड करते हैं, वो एक वर्ड क्या है, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होती है, में द्रव से वाष्प का बनना और वाष्प से द्रव का बनना समान हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साम्य अवस्था में, एक वर्ड ऐड करूंगा मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, वो क्या है, साम्य अवस्था में किसी घटक की वाष्प द्वारा घटक, द्रव के पृष्ठ पर डाला गया दाब, या किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव के पृष्ठ पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब को हम किससे लिखते हैं, पी से डिनोट करते हैं। वाष्प दाब कोई भी हो, पी से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि वाष्प दाब की डेफिनेशन क्या है। किसी मतलब साम्य अवस्था में किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव के पृष्ठ पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। इसे हमने डिनोट किया। वाष्प दाब हमारे सिलेबस में दो टाइप का है। एक क्या है सुन, एक है द्रव, द्रव विलयन का वाष्प दाब। एक द्रव, द्रव विलयन का वाष्प दाब है, और एक है आपका ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। एक द्रव, द्रव विलयन का वाष्प दाब है, और एक क्या है, ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। तो हम जो बात करने वाले हैं वो द्रव, द्रव विलयन के वाष्प दाब की बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। द्रव, द्रव विलयन का वाष्प दाब। द्रव, द्रव विलयन का वाष्प दाब। देखिए, पहली बात तो द्रव, द्रव विलयन का मीन्स है कि आपके सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही क्या है, लिक्विड फॉर्म में। और जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसकी वेपर बनती है, आपको भी। तो आपके पास क्या हुआ, मैं इधर आपको समझा रहा हूँ कि एक बर्तन है। इस बर्तन में एक आपका कम कंपोनेंट ये है, ठीक है। दूसरी हम बात करें, दूसरा आपका कंपोनेंट ये वाला हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ। अब हम ये कह रहे हैं
इसकी वैप्योर बनेगी, इसकी क्या, इस वाले की वैप्योर बन रही है, ये एक इस वाले की वैप्योर बन रही है, दोनों की वैप्योर बनेगी। तो दोनों की वैप्योर है वो इस पृष्ठ पर, इसका जो सरफेस है इस पे प्रेशर अप्लाई करेगी या नहीं करेगी, करेगी ना प्रेशर अप्लाई। तो हम उसी की बात कर रहे हैं। इसके बारे में द्रव द्रव विलयन के वाष्प दाब के बारे में एक साइंटिस्ट था एम राउल्ट। इस एम राउल्ट ने बताया, क्या बताया, एम राउल्ट ने बताया, क्या बताया कि किसी घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी क्या कहा, किसी घटक का वाष्प दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ठीक है, ये बात तो यार किसी और ने भी बताई थी, याद करो किसी ने बताई थी, दिमाग घुमाओ। हेनरी ने बताई थी। हेनरी इसके आगे बैठा था, ये पीछे बैठा था, कॉपी कर रहा था उस कॉपी में से। जब दोनों पढ़ रहे थे ना, तो हेनरी आगे बैठा था। हेनरी ने लिखा P समानुपाती X, बिल्कुल लिखा था उसने। इसने भी वैसे की वैसे लिख दिया, P समानुपाती X इसने भी लिख दिया। हेनरी ने लिखा था P बराबर, ये X लिखा था और यहाँ पे लिखा था KH, हेनरी ने। इसने क्या किया, या इसने कहा यदि मैं सेम टू सेम लिखूंगा तो सर पकड़ लेंगे और मारेंगे बुरी तरह। तो इसने यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लगाया P0। क्या कांस्टेंट लगाया, P0। ये P0 क्या है, किसी घटक का किसी घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग हैं स्कूल में, जो हमारे बैक बेंचर्स हैं, दोस्त हैं हमारे, उन दोस्तों के साथ क्या क्या मस्ती करते हैं, गाली निकालते हैं, और भी बहुत सारे करते हो ना, गाली निकालते हो, जरूर निकालते होंगे क्योंकि बैक बेंचर नाम ही उसका है। लेकिन क्या आप घर पे भी गाली निकालते हो क्या, नहीं, घर आपकी शुद्ध अवस्था नहीं है, घर आप पे प्रेशर है। माता पिता बाहर निकाल देंगे घर से ठोकरें देख के, यदि घर पे गाली निकाल दी तो शुद्ध अवस्था का मीन जो आपका बिल्कुल ऐसा व्यवहार कि हाँ ये व्यवहार अपना है, घर वालों के सामने तो दिखाते हैं हम कि मैं बहुत अच्छा हूं, अरे घर वालों को काली करतूतें पता नहीं है तुम्हारी। इधर देखना, इसी घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अब हम बात करें द्रव द्रव विलयन की। हमने एक घटक लिया ए, एक घटक हमने क्या लिया ए, एक घटक हमने क्या लिया बी, घटक ए की मोल भिन्न एक्स ए, घटक बी की मोल भिन्न एक्स बी। हमने दो घटक लिए हैं, एक घटक की मोल भिन्न एक्स ए है और दूसरे घटक की मोल भिन्न एक्स बी है। इधर ध्यान दीजिए, माना विलयन में दो घटक ए तथा बी उपस्थित है। माना विलयन में दो घटक ए तथा बी उपस्थित हैं, ए की मोल भिन्न एक्स ए तथा बी की मोल भिन्न एक्स बी है। तब अरे पी ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पी की जगह मैंने पी ए लिखा, P0 की जगह क्या लिखूंगा PA0, एक्स की जगह एक्स ए। इसी टाइप से पी बी की इक्वल क्या हो जाएगा PB0 एक्स बी। ये PA0 और PB0 क्या है, PA0 है घटक ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो PB0 क्या हो जाएगा, घटक बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हो जाएगा।
आगे होगी बात समझ में आपको। आगे देखिए, मैंने कहा यदि विलयन का कुल वाष्प दाब, यदि विलयन का कुल वाष्प दाब P हो तो भाई P इक्वल क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। ठीक है ना, P की जगह मैंने P लिखा, PA की जगह क्या लिखूंगा, PA0XA, PB की जगह PB0XB, तो P इक्वल PA0XA प्लस PB0XB। ठीक है भाई, हमें पता है XA प्लस XB बराबर क्या होता है, 1। यहाँ से XA इक्वल क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। XA की जगह हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो P इक्वल क्या हो जाएगा, PA0। XA की जगह क्या पुट किया, 1 माइनस XB प्लस PB0 XB, मल्टीपल करो, P इक्वल PA0 को 1 से किया तो PA0 माइनस PA0XB प्लस PB0XB। ये माइनस प्लस का है, ये माइनस का है, पहले लिख लो। तो P इक्वल मैंने इसको लिखा PB0XB माइनस PA0XB प्लस PA0। ये प्लस का है, मैंने बाद में लिख दिया। एक्स भी दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो P इक्वल PB0 माइनस PA0, दोनों में से कॉमन क्या आया, XB प्लस का क्या हो गया, PA0। तो ये आपकी द्रव द्रव विलयन के कुल वाष्प दाब की समीकरण आ गई। द्रव द्रव विलयन के कुल वाष्प दाब की समीकरण आ गई, P इक्वल PB0 माइनस PA0 XB प्लस का PA0। अब देखिए, PB0 में से PA0 माइनस हो रहा है, कहने का मीन्स क्या है कि PB0 ज्यादा है। PB0 क्या है, घटक B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, घटक B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। घटक B क्या है, घटक B ध्यान रखना, घटक B क्या होता है, विलायक होता है। घटक B विलायक है और घटक A क्या है, विलेय है। अब ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए भाई विलायक की मात्रा ज्यादा होती है यार, की मात्रा ज्यादा होगी तो उसका वाष्प दाब तो अधिक होगा ही होगा। ठीक है, एक तो आप 1 किलो पानी को गर्म करो, एक आप 5 किलो पानी को गर्म करो, ज्यादा भाप बनेगी, ज्यादा भाप बनेगी तो प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये P इक्वल PB0 माइनस PA0 XB प्लस का PA0, ये आपकी समीकरण आ गई है। ये इस समीकरण का हम ग्राफ बनाते हैं, तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इसकी मैं तुलना करेंगे हम थोड़ा, इधर तुलना कर देते हैं, ग्राफ नेक्स्ट उसमें पेज में बना लेंगे। देखिए ये क्या हो गया, y, ये क्या हो गया, m, ये क्या हो गया, x, ये क्या हो गया, c। y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी किस टाइप की ग्राफ होती थी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। देखिए क्या ये मूल बिंदु से स्टार्ट होगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सी है और सी वाली कहाँ से होती है, मूल बिंदु के ऊपर से। ठीक है ना, तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी इस टाइप की ग्राफ होगी। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है यहाँ पे, PA0, क्योंकि ये सी की वैल्यू होती है। y अक्ष पे P, x अक्ष पे XB, ढाल क्या हो गया, स्लोप PB माइनस PA0। ये राउल्ट के नियम की भी ग्राफ यही है, राउल्ट का जो नियम है ना, उसकी ग्राफ भी यही है। अब अपन आगे बात करते हैं, ये द्रव द्रव विलयन के लिए बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं ठोस द्रव विलयन के लिए, तो ठोस द्रव विलयन को समझिए आप। ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, तो देखिए ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है,
एक घटक ठोस है, दूसरा द्रव है। ध्यान दीजिए, अब मैं इतना डिटेल में बात नहीं कर रहा, इसको मैं शॉर्ट में समझ। ये है, में ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। क्या सॉलिड की वेपर बनती है क्या? वेपर नहीं। इधर ध्यान दीजिए, विलयन में दो घटक हो गए, ए हो गया, बी हो गया। ए की मोल बिन एक्स ए, बी की मोल बिन एक्स बी, की मोल बिन एक्स। एक्स ए के लिए क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल पी ए जीरो एक्स ए, पी ए जीरो एक्स ए, ठीक है। बी के लिए क्या हो जाएगा? पी बी इक्वल पी बी जीरो एक्स बी, ठीक है। अब आपको पता है ये वाली वैल्यू जीरो होने वाली है। जीरो क्यों होने वाली है? ठोस का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब जीरो होता है, क्योंकि वेपर बनती नहीं है। तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा? जीरो। टोटल करोगे आप तो क्या होगा? पी ए प्लस पी बी, पी इक्वल क्या होगा? पी ए प्लस पी बी। तो पी इक्वल पी ए की वैल्यू जीरो, पी बी जीरो एक्स बी, तो पी इक्वल पी बी जीरो एक्स बी। इसका ग्राफ बनाओगे, ये क्या हो गया? वाई हो गया, ये क्या हो गया? एम हो गया, ये क्या हो गया? एक्स। ग्राफ क्या बनेगी? ग्राफ बनेगी मूल बिंदु से स्ट्रेट लाइन, मूल बिंदु से क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये आपका ग्राफ हो गया। वाई एक्स पे क्या हो गया? वाई एक्स पे पी हो गया, इधर क्या हो गया? एक्स बी। वाई एक्स पे पी, एक्स एक्स पे एक्स बी। और इसका जो स्लोप हो गया वो क्या हो गया? स्लोप, स्लोप हो गया पी बी जीरो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। बोर्ड के एग्ज़ाम से के लिए पढ़ के जाना, अच्छे नंबर आएंगे ऐसी बात नहीं है। तो सभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल वापस एक और अच्छी क्लास के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।